गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं सी इंटर के लिए। इसमें पहला चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन में हम मेन जो चैप्टर है उसमें से मेन टॉपिक्स पढ़ लेंगे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और फिर जो स्कैनर है जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अपन इसमें सॉल्व कर लेंगे फटाफट। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टैक्स का मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। टैक्स इज़ अ पेक्यूनरी बर्डन, एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन होता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर पर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो उस पैसे से। आप पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कोई लॉ अथॉरिटी आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स इज़ नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, आप अपनी इच्छा से टैक्स नहीं देते हैं और डोनेशन नहीं होती है, बट एन इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आपसे ज़बरदस्ती पेमेंट लेती है गवर्नमेंट, एग्जेक्टेड और कलेक्ट करती है परसुएंट मतलब अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ये तो टैक्स का मतलब हो गया। नेक्स्ट पेज पे इन पैरा में डिफरेंस दे रखा है। जो चीज़ें इजी होंगी मैं ऐसे रीड कर दूंगा ताकि आपको वैसे भी आप मेन तो पढ़ चुके हैं जीएसटी, बस आपको रिवीजन करना है फटाफट। आप इस वीडियो को केवल सुन देंगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो पर्सन अर्न करता है इनकम उस पर डायरेक्टली इम्पोज होता है, उसी पे चार्ज किया जाता है। वो अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता डायरेक्ट टैक्स में, लाइक इनकम टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है और इसका बर्डन आप कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। जो फाइनल कस्टमर होता है वही इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बियर करता है। फिर है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया कि भारत में जीएसटी कैसे कैसे आया। तो आपने पढ़ा था कि 2000 में जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी सरकार ने कोशिश की थी जीएसटी लाने के लिए। इसके लिए उन्होंने कमेटी सेटअप की और 2004 में केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने 2004 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि जीएसटी इंडिया में नेशनल बेसिस पे अप्लाई होना चाहिए। जीएसटी 3 तरीके से अप्लाई हो सकता है, आप पढ़ चुके हैं। एक तो नेशनल बेसिस पे अप्लाई हो सकता है, एक स्टेट बेसिस पे अप्लाई हो सकता है और एक डुअल बेसिस पे अप्लाई हो सकता है। अगर आप नेशनल बेसिस पे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होगा जीएसटी देने का। अगर स्टेट बेसिस पे अप्लाई करते हैं आप जीएसटी किसी देश में तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होगा जीएसटी देने का। और डुअल बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो दोनों सरकारों के पास राइट होगा जीएसटी देने का। और इंडिया में डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाया गया है क्योंकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी रन होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन होती है, तो हमने दोनों बेसिस पे जीएसटी चार्ज किया है। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज किया था। आपने पढ़ लिया था कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 शेड्यूल है उसमें टॉपिक का नाम होता है कि किस टॉपिक पे आप लॉ बनाएंगे, पर वो जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया और इसमें हमने जीएसटी का टॉपिक ऐड किया। अभी आप पढ़ेंगे आगे 246A नया आर्टिकल ऐड करके जीएसटी की प्रोविज़न ऐड किए गए। जब जीएसटी आया तो काफ़ी सारे इंडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए, जैसे एक्साइज ड्यूटी मर्ज हो गई जीएसटी में, सर्विस टैक्स मर्ज हो गया, वैट जो सेल्स टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स वो मर्ज हो गया, सीएसटी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर करते थे आप गुड्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था पहले इंटर स्टेट सेल पे, वो मर्ज हो गया, लग्जरी टैक्स मर्ज हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज हुआ, एंट्री टैक्स मर्ज हुआ, एट्सेट्रा। फ्रांस पहला देश था जिसमें वैट और जीएसटी इम्पोज हुआ था 1954 में। मोस्ट ऑफ द कंट्री फॉलो यूनिफाइड जीएसटी, दैट इज अ सिंगल टैक्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, एक ही जीएसटी यानी एक ही गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है। पर इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज किया, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे टैक्स चार्ज करेगी। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी इज द वैल्यू एडेड टैक्स, आप कई बार पढ़ चुके हैं। वैल्यू एडेड टैक्स है यानी आपने अगर कोई गुड्स खरीदा उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन किया, यानी कोई प्रॉफिट जोड़ा, कोई लेबर से काम कराया, कोई भी एक्सपेंसेस आपने जोड़ा, तो उस वैल्यू एडिशन पे ही आपको टैक्स देना होता है। अगर आप 100 में खरीद रहे हैं और 100 में आगे बेच रहे हैं वो चीज़, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। वैल्यू एडिशन का मतलब कि प्रॉफिट नहीं है, वैल्यू एडिशन में एक्सपेंसेस भी काउंट होंगे जो आपने अपनी तरफ से किए और प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन भी काउंट होगा। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रहेंसिव है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट तो आप समझते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो खरीदने पे टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, जो बेचने पे कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है, और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को डिडक्ट किया जाता है जब तक कि वो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता। तो जीएसटी में कंटिन्यूसली क्रेडिट मिलता रहता है जब तक कि प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुँच जाता है। द सप्लायर एट ईच स्टेज, सप्लायर मतलब जो सेलर होता है जो उसे हर स्टेज पे अवेल कर सकता है, वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है, इसमें ये बोल रहा है पैराग्राफ में, जब तक कि वो गुड्स एंड कंज्यूमर के पास में नहीं पहुंच जाता है।
जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है, कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया है। पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्स लगते थे, प्रोडक्ट बेचो तो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर एक्साइज ड्यूटी ऐड करके सेल्स टैक्स या वैट लगता था, तो डबल टैक्स पे टैक्स लगता था, जिसे आप डबल टैक्सेशन बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जीएसटी के आने से अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, अब एक ही टैक्स लगता है जीएसटी, मल्टीपल टैक्सेस हटा दिए गए हैं, तो अब कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स पर टैक्स लगना, डबल टैक्सेशन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे हर चैप्टर के। सारा चैप्टर तो ऑब्वियसली रिवीजन में कवर नहीं होगा बिल्कुल डीप में जाके, पर हाँ 80-90% मोस्ट टॉपिक आपके सारे कवर्ड हो जाएंगे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोडक्शन इन इंडिया। डुअल जीएसटी आप पढ़ चुके हैं, डुअल बेसिस पे इंडिया में जीएसटी लगाया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी चार्ज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी चार्ज करती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी आप पढ़ चुके हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी का सेम स्टेट में गुड्स बेचे जा रहे हैं, अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, INTRA इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में सेल हो रही है, तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। और अगर यूनियन टेरिटरी है, चाहे यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पर यूटीजीएसटी चार्ज होगा एसजीएसटी की जगह, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे एसजीटी की जगह यूटीजीएसटी चार्ज होगा, यानी वहाँ सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होगा। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं सामान, जैसे राजस्थान से आप दिल्ली बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंटर स्टेट पे चार्ज होगा, INTER इंटर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, आप पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को देती है आईजीएसटी का बेनिफिट जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम होता है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा, जिस स्टेट से बिक रहा है उस स्टेट को टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर इन द सेम स्टेट। अगर एक ही स्टेट में बेचने वाला और खरीदने वाला, तो इसे अपन बोलते हैं स्टेट इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोला जाता है, और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, और यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होता है। फर्दर वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर इन टू डिफरेंट स्टेट। दोनों अलग अलग हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ पे आप गुड्स और सर्विस की डिलीवरी दे रहे हैं वो अलग स्टेट में है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो सेलर है वो कहीं और रहता है। टू डिफरेंट स्टेट हैं, या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो सकती हैं, या स्टेट एक स्टेट है एक दूसरी यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, इसे इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जाएगा रिस्पेक्टिवली। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस आर सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी जनरली सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटली होता है, जैसे सीजीएसटी की रेट 9% है और एसजीएसटी की रेट 9% है, तो 9-9-18% से आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब कहाँ पे सीजीएसटी लगता है, कहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है, वो बता रखा है। देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट, एक ही बना है पूरे भारत के लिए फॉर लेविंग सीजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करने के लिए। सिमिलरली यूनियन टेरिटरी, जहाँ यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं, जिनकी खुद की विधानसभा नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, वहाँ पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी चार्ज होगा फॉर लेविंग यूटीजीएसटी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेचर, जिन यूनियन टेरिटरी ने खुद की विधानसभा बना रखी है, जहाँ पे ओन लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरिटरी भी हैं, पर जीएसटी में इन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनकी खुद की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर। तो यहाँ अगर आप इन यूनियन टेरिटरी में शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे एसजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ में शॉपिंग करेंगे तब तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी चार्ज होगा। पर अगर आप दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी में शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि इन यूनियन टेरिटरीज को स्टेट का ही दर्जा दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हर गुड्स का एक कोड होता है जो वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोडिंग की है हर गुड्स का, ताकि हर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, 8 डिजिट का कोड होता है हर गुड्स पे अलॉट किया जाता है। तो ये गुड्स, ये जो 8 डिजिट के हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर है, ये कस्टम टैरिफ एक्ट जो आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, कस्टम में जो गुड्स की कोडिंग की जाती है उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी में भी गुड्स की कोडिंग की जाती है। हर गुड्स को एक कोड दिया जाता है और ये 8 डिजिट का होता है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। इसी तरह सर्विस कोड भी होते हैं, हर सर्विस का एक कोड होता है वर्ल्ड लेवल पे, ताकि जो कोड इंडिया में है वही कोड अमेरिका में होगा उस सर्विस का, जिसे सर्विस अकाउंटिंग कोड बोला जाता है।
कंपोजिशन स्कीम आगे पढ़ेंगे। अब स्मॉल डीलर के लिए इन्हें एक लिमिट तक कम रेट से जीएसटी देना होता है, उन्हें कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, आगे आएगी। रजिस्ट्रेशन आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और एक बार अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपकी चाहे 1 रुपये की सेल हो चाहे 1 करोड़ की, आपको पहले दिन से ही जीएसटी देना होता है। इन्होंने चार्ट बना रखा है कि कौन से स्टेट में आपको कब कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप इन 4 स्टेट में गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, और आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, लिमिट जो है 10 लाख से एक्सीड हो जाता है आपका टर्नओवर। कौन से स्टेट में? MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन 4 स्टेट में 10 लाख से ऊपर होते हैं, चाहे आप गुड्स बेचते हो चाहे आप सर्विस देते हो, आपका टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। अगर आप बात कर रहे हैं इन स्टेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पर 20 लाख रखी गई है लिमिट। अगर आपका जो टर्नओवर है गुड्स का या सर्विस का 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। थम्स अप, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं थम्स अप, ठीक है। T मतलब तेलंगाना स्टेट, ठीक है। A मतलब अरुणाचल प्रदेश, M मतलब मेघालय, S मतलब सिक्किम, U मतलब पौंडीचेरी, और सॉरी U का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो उत्तराखंड, और P का मतलब हो गया पौंडीचेरी। तो इन स्टेट्स में आपका टर्नओवर 20 लाख देखा जाएगा थम्स अप, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना 20 लाख से ऊपर होने पर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। अब बाकी जो स्टेट्स बच गए उनमें 2 लिमिट है। अगर आप सर्विस देते हैं, केवल सर्विस देते हैं, तब तो 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख से ऊपर होने पर जीएसटी नंबर लेना होगा। अगर आप गुड्स बेचते हैं तो 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख से ऊपर होने पर जीएसटी नंबर लेना होगा। और अगर आप दोनों बेचते हैं यानी सर्विस भी दे रहे हैं और गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं तो फिर 20 लाख की लिमिट ही लगेगी, ठीक है, और अदर स्टेट्स पे, ठीक है। ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट, अब जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे मिलता है वो आप पढ़ चुके हैं। जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट होता है, सबसे पहले आईजीएसटी, जो खरीदने पे अगर आईजीएसटी दिया और बेचने पे जो आईजीएसटी कलेक्ट होगा, तो आईजीएसटी खुद आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा पहले, फिर सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, बच जाएगा तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से सेट ऑफ होगा। आईजीएसटी खुद पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और फिर लास्ट में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सेट ऑफ होगा। इसी तरह सीजीएसटी पहले सीजीएसटी सेट ऑफ होगा और बच जाएगा तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी खुद पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सेट ऑफ होंगे और बच जाएंगे तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होंगे, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे, ये क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। जीएसटी पोर्टल आपने पढ़ा था कि एक पोर्टल बनाया गया है कॉमन, जहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, आप रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकते हैं। ये कॉमन पोर्टल है जो आप भी यूज़ करते हैं और जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो भी यूज़ करता है। रिजल्टेंटली कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया है www.gst.government.in। वेबसाइट है जो कि मैनेज की जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन के द्वारा। एक ये होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इस सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द टैक्स पेयर। आपको डिफरेंट साइट्स पे नहीं जाना, आपको इसी साइट पे आना होगा। जीएसटी के जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है। एंड अ कॉमन एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है जो कि शेयर करेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। द जीएसटी पोर्टल इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए अगर आप इस पोर्टल को यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी यूज़ कर सकता है, टैक्स पेयर भी हो सकते हैं, उनके सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट एक्सेट्रा। एंड इंटरनेट होगा, टैक्स ऑफिशियल जो यूज़ करेंगे वो अपने डिपार्टमेंट में इंटरनेट के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। द पोर्टल इज़ वन सिंगल कॉमन पोर्टल है फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विस। आपको जो भी जीएसटी में सर्विस लेनी है तो ये कॉमन पोर्टल है www.gst.government.in। इस पर जाके आप जीएसटी की रिटर्न, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा ले सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसपी, ठीक है, जीएसपी, ठीक है, गुड्स। इसमें आपने पढ़ा था जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है, या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर मीडिएटर होते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है, तो आप इन केंद्रों पे जाकर अपना जीएसटी का रिटर्न, अपनी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह ले सकते हैं। लोग आपकी हेल्प करते हैं। ये मीडिएटर होते हैं आपके और जीएसटी पोर्टल के बीच में। जीएसटी एडिशनल चैनल होता है बीइंग मेड अवेलेबल फॉर फैसिलिटेटिंग द टैक्स पेयर। आपकी हेल्प करते हैं फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द फंक्शंस, कुछ काम करने में। एंड यूज़ ऑफ देयर सर्विस इज ऑप्शनल। इनकी सर्विस लेना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप इनके पास जाएं। आप अगर खुद जानते हैं
जीएसटी रिटर्न भरना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना तो खुद भी कर सकते हैं। जीएसपी, ये जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, ये चाहे तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि टैक्स लिंक का काम करता है बिटवीन टैक्स पे और जीएसपी के बीच में। जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो टेक्निकली हेल्प करते हैं जीएसपी की रिटर्न सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, जहाँ पे जाके आप जीएसटी डिपार्टमेंट इनके पास जाकर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जीएसटी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। कंपनसेशन सेस ये भी आगे आएगा। वैसे अभी इस बहुत इजी है कि जिन स्टेट्स को जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है, जीएसटी के आने के बाद अगर किसी स्टेट की इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम कम हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि पहले 5 साल तक का नुकसान हम भरेंगे और इसके लिए एक अलग से टैक्स लगाया जाएगा, केवल लग्जरी गुड्स पे लगाया जाएगा। और जो सिन गुड्स हैं, जो डीमेरिट गुड्स हैं, पान मसाला, तंबाकू, एरिटेड वाटर, मोटर कार, जो महंगी गुड्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017, और इस सेस से जो पैसा कलेक्ट होगा वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को देगी जिनको जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है। और इस जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट को 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 2016 तक ये टैक्स लगता रहेगा इंडिया में। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो इसे एक्सटेंड किया जाएगा, इसे अबॉलिश किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और चाहे इंटर स्टेट सेल हो, चाहे आप सेम स्टेट में बेच रहे हो, चाहे इंटर स्टेट सेल हो, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हो, अगर वो लग्जरी गुड्स है या पान मसाला है, तंबाकू, एरिटेड वाटर है, जो कैटेगरी है जिस पे कंपनसेशन सेस लगना चाहिए तो वो लगेगा। चाहे इंटर स्टेट सेल हो, चाहे इंटर स्टेट सेल हो, जीएसटी कंपनसेशन सेस चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स। जीएसटी सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। आप पढ़ चुके हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर हम मानव उपयोग के लिए शराब बनाते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। पेट्रोल क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस पे उस दिन से लगेगा जीएसटी जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी। यानी अभी भी पेट्रोल क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पे कोई अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आउटसाइड है, जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, तो इस पर पुराने टैक्स ही लगते हैं जो पहले लगते थे। अरे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है एल्कोहलिक लिकर पर, और अगर एक स्टेट में बेचते हैं, ठीक है, तब तो आपको वैट देना होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स बोलते हैं। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं इंटर स्टेट, तो सीएसटी देना होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। इस पर पुराने टैक्स लगते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस उस दिन से जीएसटी में आएंगे जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। अभी भी इन पे पुराने टैक्स ही लगते हैं, यानी वो एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, इन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। शराब पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट करेक्ट करती है एक्साइज ड्यूटी या प्रोडक्शन टैक्स बोल लें। और जो सेंट्रल जो पेट्रोलियम पे है, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है। और सेम वही चीज़ अगर विद इन स्टेट बेच रहे हैं आप ये चीज़, तब तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे सेल्स टैक्स भी बोलते हैं आप। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे में आता है, पर टबैको सिन गुड्स है, यानी डीमेरिट गुड्स है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, इससे पे जीएसटी भी चार्ज किया जाता है। यानी टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी भी चार्ज होगा एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगा, यानी इस पर तो डबल टैक्सेशन किया जाएगा। यानी टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ जिस पे जीएसटी भी चार्ज होगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगी। गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को महंगा करना चाहती है, इस पे पुराने टैक्स भी लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है और जीएसटी भी चार्ज किया जाता है। यानी इस पे कास्केडिंग इफेक्ट होगा, डबल टैक्सेशन का इफेक्ट जनरेट किया जाएगा। ओपियम, ठीक है, अफीम, इंडियन हेम, गांजा एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, कोई भी नशीली चीज़ें जो हैं ये जीएसटी के दायरे में आएंगी, इन पे जीएसटी भी लगेगा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, यानी इस पे भी डबल टैक्सेशन होगा। अफीम, गांजा और जो नशीली चीज़ें हैं इन पे आपको जीएसटी भी देना होगा, ये जीएसटी के दायरे में भी आते हैं गुड्स, प्लस इन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी मैन्युफैक्चर करने पे। साफ साफ लिखा हुआ है रिजल्टेंटली ओपियम, अफीम, इंडियन हेम, गांजा, अदर नार्कोटिक ड्रग्स, कोई भी नशीली चीज़ें हैं और सब्जेक्ट टू जीएसटी, इन पे जीएसटी भी लगेगा एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। रियल एस्टेट सेक्टर, लैंड और बिल्डिंग बेचने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी आगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता, लैंड बिल्डिंग बेचने पे किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। जीएसटी आने के बाद कौन से टैक्स जीएसटी मर्ज होगी, क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि जीएसटी आने के बाद ये टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गए, सब्ज्यूम मतलब जीएसटी में मर्ज हो गए, अभी ये नहीं चार्ज किए जाते हैं। जो गुड्स जीएसटी के दायरे में आ गए उन पर ये टैक्स नहीं लगेंगे। हाँ, जो गुड्स अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं या नहीं आएंगे उन पर ये टैक्स लगते रहेंगे पुराने, पर बाकी ये जो गुड्स जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं उन पर ये टैक्स नहीं लगते। सेंट्रल टैक्स की अगर बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हट गई, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हट गई, सर्विस टैक्स
टैक्स हट गया। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 जो सौंदर्य प्रसाधन प्रोडक्ट्स पे लगती थी वो हट गई। CVD काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी हट चुकी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स हट चुका है। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगते थे सरचार्ज या सेस वो सब हट चुके हैं। स्टेट टैक्स में स्टेट सरचार्ज एंड सेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हट चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स हट चुका है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो वाला हटा है, पर अगर कोई लोकल बॉडीज़ लगाती है, पंचायत, ठीक है, नगर निगम, तो वो तो अभी भी लग सकता है, वो नहीं हटा है। केवल जो स्टेट ने लगाती थी एंटरटेनमेंट टैक्स वो हट चुका है। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे हट चुका है। एंट्री टैक्स हट चुका है किसी भी तरह का। परचेज टैक्स हट चुका है। वैट और सेल्स टैक्स हट चुका है। लग्जरी टैक्स हट चुका है और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट हट चुका है, स्टेट जो लगाता था। पर जो गुड्स अभी GST के दायरे में नहीं आते उन पर ये टैक्स लगते रहेंगे, वो उन पर यह नहीं हटाए गए हैं। नेक्स्ट, अब बेनिफिट्स क्या हैं GST के आने से? एक तो नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ। नेशनल मार्केट क्यों हुआ? क्योंकि पहले डिफरेंट रेट होती थी वैट में, सेल्स टैक्स में, पर अब एक ही प्रोडक्ट पे एक ही रेट है पूरे इंडिया में। चाहे आप जम्मू कश्मीर में खरीदें, चाहे कन्याकुमारी में खरीदें, प्रोडक्ट उसी रेट पे मिलता है, अलग अलग GST रेट चार्ज नहीं की जाती हैं। तो नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ। मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव में आप पढ़ चुके हैं कई बार कि GST अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भेजते हैं तो उस पर GST चार्ज नहीं होता है। पर अगर आप इंपोर्ट करके आते हैं, कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीद के आते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स, तो उस पर IGST चार्ज होता है, क्योंकि वो इंटरस्टेट माना जाता है। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होता है, क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर आप इंपोर्ट करके कोई प्रोडक्ट इंडिया में ला रहे हैं तो कंज्यूम तो इंडिया में हो रहा है, तो आपको उस पर IGST देना पड़ता है। इंपोर्ट पे तो IGST देना होता है। पर अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बनाते हैं इंडिया में, बाहर भेजते हैं, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है GST, यानी नहीं लिया जाता है GST से। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा, तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा दूसरे देशों के लिए, और दूसरे देश के लोग हमारे देश से खरीदना पसंद करेंगे, जिससे मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव को बूस्ट मिलता है, इंक्रीज होगा। तो ऑल इम्पोर्टेड गुड्स आर लायबल IGST, सारे इम्पोर्टेड गुड्स पे IGST लगेगा, ठीक है। पर अगर एक्सपोर्ट कर देंगे तो कोई GST चार्ज नहीं होगा। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्ट एंड गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, अब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और इससे रोजगार भी मिलेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना आसान हो जाएगा। पहले डिफरेंट टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी अलग, CST अलग, वैट अलग, बहुत सारे टैक्सेस को ध्यान में रखना पड़ता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता था। अब एक ही जगह आपको GST पोर्टल पे जाना है, आपने पढ़ा ना, एक ही साइट है www.gst.government.in, उसी साइट पे जाके आपके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी इंडायरेक्ट टैक्सेस की। आपको डिफरेंट साइट्स पे नहीं जाना, डिफरेंट लॉ को फुलफिल नहीं करना, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए भी इजी हो गया, क्योंकि एक ही पोर्टल है, उसी पोर्टल के थ्रू आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हुआ है, डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो इस पूरे इंडिया में, तो इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प मिली है। ईजी ऑफ टैक्स कॉम्प्लाइंस, टैक्स कॉम्प्लाइंस होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आपको मदद मिली है। ऑटोमेटेड प्रोसेसर है, ऑटोमेटिक है, GST पोर्टल पे जाना, आपको घर बैठे काम हो सकता है, आपको किसी डिपार्टमेंट में फिजिकली जाके नहीं मिलना है। कुछ केसेस में मिलना हो सकता है जब नोटिस आते हैं, अदरवाइज 99% आप ऑटोमेटिक प्रोसेसर है, आपको घर बैठे ऑफिस बैठे ही आपका सारा काम हो जाता है। टैक्स कॉम्प्लाइंस ईजी हुआ है क्योंकि लॉ ईजी हुआ है, एक ही साइट पे जाना है, एक ही साइट पे जाके फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, डिफरेंट साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, तो टैक्स कॉम्प्लाइंसेस ईजी हुए हैं GST के आने से। इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट हुआ है? एवरेज टैक्स की रेट कम हुई है, क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी तो फिर उस पर प्लस आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता था, तो टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ता था। अब इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, टैक्स का बर्डन कम हुआ है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हुई है, प्रॉफिट बढ़ा है, उन्हें कस्टमर को लिए कॉस्ट कम होगी तो कस्टमर ज़्यादा परचेज करेंगे, इससे बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को ओवरऑल। मीटिगेशन मतलब हटाए गए इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन। पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी ऐड करके आपको वैट और सेल्स टैक्स देना होता था, तो टैक्स पे टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन। कास्केडिंग इफेक्ट यानी डबल टैक्सेशन का इफेक्ट अब हटा दिया गया है। और डबल टैक्सेशन और आप पढ़ चुके हैं GST में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहता है जब तक कि वो सामान कस्टमर के पास नहीं पहुंचाता, आपको हर स्टेज पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहेगा। बेनिफिट स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर, स्मॉल ट्रेडर को फ़ायदा हुआ है कि पहले आपको 20 लाख से ऊपर होते ही रजिस्ट्रेशन लेना होता था अगर आप गुड्स भी बेच रहे हैं सर्विस, पर अब इस केसेस में आपने पढ़ा कि अगर गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख से ऊपर होने पर GST नंबर लेना होता है। तो स्मॉल टैक्स पेयर जो होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको फ़ायदा हुआ है क्योंकि एक लिमिट बढ़ाई गई है, उससे नीचे वालों को नहीं देना होगा GST, उस लिमिट से ऊपर वालों को ही GST पे करना होगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ चुके हैं इंडिया में 3 तरह फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय ढांचा है, संघीय मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सरकारें चलती हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी चलती है हमारे देश में, स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है और लोकल गवर्नमेंट भी होती है, नगर निगम पंचायत वो भी चलती है, उनके पास भी पावर्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, भारत का संविधान सुप्रीम होता है, लॉ में कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है इंडिया में। इट कंसिस्ट प्रीएम्बल, इसमें प्रस्तावना होती है, 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें 440 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते हैं, एक्ट में तो अपन सेक्शन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून या नियम लेके आते हैं आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, यानी बियॉन्ड द पावर माना जाएगा, वो इलीगल और वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यानी कोई भी कानून और नियम आपको बनाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कोई कानून एक्ट बनाते हैं, कोई रूल या नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर भी लेके आते हैं, तो वो अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर, आपने अपनी पावर के बाहर काम किया उस सरकार ने, और वो वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि कोई भी कानून बना के ही आपसे टैक्स लिया जा सकता है, बिना कानून बनाए बिना आपसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 265 स्टेट कहता है दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा और कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई लॉ की अथॉरिटी यानी कोई कानून बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। आर्टिकल 265 ये कहता है। आर्टिकल 245 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे इंडिया के लिए कोई रूल बना सकती है संसद, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दिस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है संसद। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, विधानसभा के लिए, जो विधानसभा है स्टेट की, में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और कोई स्टेट अपने पूरे राज्य के लिए या किसी पार्ट के लिए कानून बना सकता है। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, आप पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा, ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन, कि वो इंडिया से बाहर भी अप्लाई होता है। जैसे कई बार आप पढ़ते हैं, हम ट्रीटी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल है, वो क्राइम करके भाग गया किसी दूसरे देश में, तो हमारे देश की पुलिस दूसरे देश में जा सकती है, उसे पकड़ के ला सकती है अगर इन देशों के साथ हमने ट्रीटी कर रखी है, क्योंकि हमारा कानून इंडिया से बाहर भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इस बेस पे आप ये नहीं बोल सकते गलत है कानून, कई कानून इंडिया से बाहर भी एक्सटेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 246 पावर देता है, ठीक है, और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो टैक्स आपसे चार्ज कर सकती हैं। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल जो 246 आर्टिकल है उसमें 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जिन टॉपिक्स के नाम हैं उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जिन टॉपिक के नाम हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट जिनमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, उन टॉपिक्स के नाम है। और आप पढ़ चुके हैं कि अगर स्टेट ने कानून बना लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना लिया तो स्टेट गवर्नमेंट को राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट अलाउ कर दे तब तो उस स्टेट में उसका ही कानून चलेगा, और बाकी देश में, रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। ठीक है। एंट्री नंबर 8, इसमें एंट्री नंबर होती है एंट्री 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट टॉपिक्स के नाम जो है। तो एंट्री नंबर 82 से 91 जो है यूनियन लिस्ट में, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, इन्यूमरेट बताती है सब्जेक्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू चार्ज टैक्स, कि टैक्स किन चीज़ों पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। एंट्रीज 45 to 63 लिस्ट सेकंड जो स्टेट लिस्ट है, इन्यूमरेट बताती है सब्जेक्ट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू लेविंग टैक्स, किन चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। इनकम टैक्स इज लेवाइड बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 82, वर्च्यू मतलब इस वजह से। एंट्री नंबर 82 में लिखा हो गया है कि इनकम टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी। यूनियन 1 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। कस्टम ड्यूटी एंट्री नंबर 83 में लिखी गई, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ यूनियन लिस्ट में लगेगी। पावर टू लेवी मतलब चार्ज गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज़ बीन कंफर्म्ड बाय आर्टिकल 246 से। आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का आप था ही नहीं, जीएसटी किसी लिस्ट में इंक्लूड नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने एक नया आर्टिकल जोड़ा था 246A। 246 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट ये आप पढ़ चुके हैं, जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शराब, अगर मानव उपयोग के लिए आप शराब बना रहे हैं तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हाँ, मेडिसिन में जो यूज़ कर रहे हैं आप शराब, उनके लिए बना रहे हैं तो वहाँ जीएसटी लगेगा, पर अगर मानव उपयोग के लिए कोई शराब आप बना रहे हैं तो इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इस पर पुराने टैक्स लगेंगे जो लग रहे थे, यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी प्लस आपका सीएसटी और वैट लगेगा। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी तो स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और अगर आप विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैट लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स।
ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उस दिन से जीएसटी के दायरे में आएंगे जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। द यूनियन गवर्नमेंट आप पढ़ चुके हैं, जो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट होते हैं इन पे जीएसटी भी चार्ज होगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगी। अभी आपने पढ़ा था इन पे दोनों टैक्स चार्ज होते हैं। जो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट होते हैं इन पे जीएसटी भी चार्ज होता है प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज की जाती है। आपने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 246 जीएसटी लगाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 के अकॉर्डिंग पावर देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। तो इसके जो पहला पैरा में लिखा हुआ है, जो पहला पैरा है इसका 246A का, वो साफ साफ बोलता है कि जो इंटर स्टेट हो रही है, सेल विद इन स्टेट अगर आप सामान बेच रहे हैं तो वहाँ तो CGST SGST लगेगा, यानी दोनों सरकारें जीएसटी चार्ज कर सकती हैं। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और दूसरे पैरा में लिखा हुआ है कि अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल होती है, तो IGST चार्ज होगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज किया जाएगा। जो IGST चार्ज होगा, पढ़ चुके हैं, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, इंटर स्टेट सेल हो रही है, उस पर IGST चार्ज होगा। तो 269 ये आर्टिकल ये बोलता है कि IGST का जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुए हैं, क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उस स्टेट के साथ शेयर करेगी रेवेन्यू। किस रेशियो में शेयर करेगी वो GST काउंसिल जो बताएगा, वो लिखा हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो IGST कलेक्ट करेगी वो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। एंड सच टैक्स जो IGST कलेक्ट हुआ शैल बी अपोर्शन मतलब उससे बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में इन द मैनर, उस तरीके से जो कि GST काउंसिल रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। यानी GST काउंसिल बताएंगी कि कितना % स्टेट के पास रहेगा पैसा और कितना % सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगा वो पैसा। GST काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। एक GST काउंसिल बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, जो ज्वाइंट फोरम है जहाँ जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझाता है और सरकार को सुझाव देता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट GST के दायरे में आने चाहिए, उन पर क्या रेट्स होनी चाहिए, GST को कैसे स्मूथ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सुधारा जा सकता है, सरकार को सुझाव देता है। और राष्ट्रपति ने ये फोरम बनाया है। आर्टिकल 279A ये GST काउंसिल पे है। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर अधिकार देता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को टू कॉन्स्टिट्यूट की बना सकता है, ज्वाइंट फोरम बना सकता है सेंट्रल स्टेट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल GST काउंसिल। ठीक है, प्रेसिडेंट ने 15 सितंबर 2016 को GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया था। GST काउंसिल में कौन कौन मेंबर होंगे? एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा इसका। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण है वो इसकी चेयरपर्सन है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज रेवेन्यू जो और फाइनेंस का जो यूनियन मिनिस्टर है सारे स्टेट्स का रेवेन्यू इंचार्ज है वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे हो गए, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज। ये दो लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट आर द मेंबर। और हर स्टेट का एक बंदा होगा जो इन सबको मिला के कमेटी बनेगी। यानी एक तो चेयरपर्सन होगा जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन होगा, और जो यूनियन मिनिस्टर है सारे स्टेट का जो इंचार्ज है रेवेन्यू का वो बंदा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। हर स्टेट से कोई भी मंत्री, चाहे वो फाइनेंस की नॉलेज रखता है, कोई भी मंत्री अदर मिनिस्टर भी हो सकता है, जो नॉमिनेट करेगा स्टेट बताएगा वो इसका मेंबर होगा। अभी 28 स्टेट्स हैं, आपको पता है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पर हमने पढ़ा कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जो जम्मू एंड कश्मीर है इसे भी स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी में। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने स्टेट हो गए? 31 स्टेट हो गए। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को भी स्टेट का दर्जा दिया है जीएसटी में, क्योंकि उनकी खुद की लेजिस्लेचर है, खुद की विधानसभा है। तो 28 + 3 31 स्टेट हो गए और प्लस 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के बंद हो गए। तो टोटल कितने मेंबर हो गए इसमें? 33। टोटल 33 मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में। तो अब इसमें ये लिखा होगा जीएसटी काउंसिल क्या अपने में से किसी एक बंदे को वाइस चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है। अपने में जो 33 मेंबर हैं वो अपने में से किसी बंदे को वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। वाइस चेयरपर्सन का रोल क्या होता है? जब मेन चेयरपर्सन एब्सेंट होता है मीटिंग में तो वाइस चेयरपर्सन डिसीजन ले सकता है। जीएसटी काउंसिल क्या क्या सुझाव देगी सरकार को इन मैटर्स पे वो लिखा हुआ है। पहला तो ये पॉइंट में लिखा होगा कि कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हो जाएंगे, जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे, वो जीएसटी काउंसिल बताएगी सरकार को। ठीक है, कौन से टैक्स पे जीएसटी लगेगा, कौन
कौन से एग्जाम्प्ट होंगे, ये भी सरकार को वो सुझाव देगी कि जीएसटी मॉडल कैसा होगा, कैसे चार्ज किया जाएगा जीएसटी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे देखा जाएगा, कैसे पता चलेगा कि गुड्स इस स्टेट में बिका है या सर्विस इस स्टेट में कंज्यूम हुई है, ये भी जीएसटी काउंसिल बताएगी। थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की ये देगी एक लिमिट कि उससे ऊपर होने पे जीएसटी लगेगा, उससे नीचे होने पे जीएसटी नहीं लगेगा, जो आप पढ़ चुके हैं। कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है, और बाकी स्टेट में 20 लाख सर्विस के लिए है, 40 लाख गुड्स के लिए है। फ्लोर रेट क्या होगी, फ्लोर रेट मतलब मिनिमम रेट क्या होगी जीएसटी के, आप पढ़ चुके हैं। जीएसटी की मिनिमम रेट एक तो 0% है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट पे 0% है, फिर आपकी 5% है, फिर आपकी 12% है, फिर आपकी 18% है, फिर आपकी 28% है, जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं लग्जरी को 28%, और मैक्सिमम 40% हो सकती है जीएसटी की रेट किसी भी प्रोडक्ट पर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 40% में 20% CGST हो सकता है, 20% SGST हो सकता है, पर एट प्रेजेंट अभी किसी भी प्रोडक्ट पे 48% रेट नहीं है। 0% हो सकती है जीएसटी की रेट, आपकी 5% हो सकती है, फिर आपकी 12% हो सकती है, फिर 18% हो सकती है, और 28% हो सकती है। कोई स्पेशल रेट अगर लगानी है, कोई नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर आ गया, कोई स्पेशल रेट लगानी है किसी पीरियड के लिए तो बता सकती है। स्पेशल प्रोविजन की जो स्पेशल स्टेट्स हैं उनके लिए अलग से क्या प्रोविजन बनाने हैं, ठीक है, ये सब जीएसटी काउंसिल बताती है। जीएसटी काउंसिल वो डेट बताएगी जिस दिन से इन प्रोडक्ट पर जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल एंड डीजल मोटर स्पीड यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इन पे अभी जीएसटी नहीं लगता, इन पे उस दिन से जीएसटी लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल बताएगी। और जीएसटी काउंसिल का काम होता है हार्मोनाइज, मतलब ईजी करना जीएसटी के स्ट्रक्चर को, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोविजन नहीं बनाना, आसान तरीके बनाना, और हार्मोनाइज नेशनल मार्केट डेवलप करना, पूरे देश में एक ही मार्केट डेवलप करना, प्रोडक्ट पे डिफरेंट रेट को रिड्यूस करना। कोरम होना चाहिए, यानी जो जीएसटी काउंसिल है जब मीटिंग करेगी तो उसमें कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम का मतलब होता है कि कितने मिनिमम लोग होने चाहिए जीएसटी किसी भी मीटिंग में, कि उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया वो वैलिड माना जाए, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि मान लो 20 लोग हैं, एक ही बंदा आया, बाकी 19 बंदे आए नहीं, उसने कहा ये डिसीजन माना जाएगा, नहीं। कोरम का मतलब होता है कि कितने मिनिमम लोग प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में, कि उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया जा रहा है वो वैलिड माना जाएगा। तो 50% है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर। टोटल मेंबर कितने हैं जीएसटी काउंट में, 33, ठीक है। तो 33 का अगर हाफ करेंगे तो एटलीस्ट 17 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किसी भी डिसीजन को वैलिड बनाने के लिए, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में वोट जो दिया जाएगा वेटेज होगा, ठीक है, जो आपने पढ़ा था वोट, इसमें वेटेड एवरेज वोटिंग होती है जीएसटी में, वेटेड वोट्स दिए जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट है उसका जो है 1/3 है वोटिंग परसेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के वोट है उनका 2/3 है वोटिंग परसेंट। या पढ़ चुके हैं, फटाफट इसमें भी देख लें। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 बंदे आपने पढ़ा, 2 में से 2 ने हाँ बोला कि ये डिसीजन होना चाहिए, तो 100% वोटिंग हुई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसका 1/3 वेटेज निकालेंगे आप। 1/3 कितना आएगा, 33.33, ठीक है। 2 में से 2 100% आया, पहले तो परसेंट निकालेंगे, फिर 1/3 वेटेज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वोट पड़े उनको 1/3 वेटेज दिया जाएगा, तो 100 का 1/3 निकालेंगे तो 33.33 आएगा। इसी तरह 31 स्टेट हैं, सपोज 31 स्टेट में से 20 स्टेट ने हाँ बोला, उस डिसीजन को अप्लाई करना चाहिए, हाँ बोला, फेवर में पड़े वोट, तो 31 में से 20 के पहले परसेंट निकालेंगे, 64.5 आई, फिर इसका 2/3 जो स्टेट के वोट पड़े उसका वेटेड 2/3 है, इसका 2/3 निकाला जाएगा, 43% आएगा। तो 33% तो सेंटर के वोट पड़े और वेटेज वोट आया, और 43% इन दोनों को टोटल 3/4 होना चाहिए। 3/4 मतलब 75% एटलीस्ट होना चाहिए इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल 76% आ रहा है, तो डिसीजन पास हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वेटेड वोटिंग का मतलब कि जो पहले तो वोटिंग परसेंट निकालो, कितने वोट पड़े, उस परसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोटिंग परसेंट है उसमें 1/3 वेट पड़ेगा, वेटेज दिया जाएगा। स्टेट की जो वोटिंग परसेंट है उसका 2/3 वेटेज दिया जाएगा। इन सबका टोटल 3/4 होना चाहिए, 3/4 मतलब 75% होना चाहिए, तभी वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा, पास हुआ माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी प्रोसीजर जो है जीएसटी काउंसिल का इस आधार पर इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि कोई वैकेंसी, कोई पोस्ट खाली, सपोज 33 मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर की पोस्ट खाली, अभी तक किसी स्टेट ने अपने 2 मेंबर नॉमिनेट नहीं किए पर बाकी लोगों ने डिसीजन ले लिया मिलके, तो वो सही माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कोई सीट खाली, कोई डिफेक्ट है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, बनावट में काउंसिल के, तो उसका डिसीजन इनवैलिड होगा, नहीं, ठीक है। किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट में जो है डिफेक्ट है, यानी वो पर्सन एलिजिबल नहीं था जीएसटी काउंसिल का मेंबर बनने का, फिर भी बन गया, बाद में पता चलता है कि वो गलत बना, डिफेक्ट है उसके अपॉइंटमेंट में, पर जो डिसीजन लिए गए उस मीटिंग में वो वैलिड माने जाएंगे। इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि जो डिसीजन लिए गए, जो कार्यवाही की गई जीएसटी काउंसिल में, वो इनवैलिड हो जाएगी। कोई भी प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, कोई इरेगुलरिटी है, तब भी जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोला जाएगा। और जीएसटी काउंसिल का काम ये भी होगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व करेगा।
किसी स्टेट और स्टेट के बीच में कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, उन्हें रिजॉल्व करेगा, और एक से ज़्यादा स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उन्हें रिजॉल्व करेगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिवाइज हो गए। अब हम स्कैनर में जो पास्ट ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं 20 एग्जाम में जो आए हैं आपके एग्जाम में। इस चैप्टर में से बेसिकली यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ज़्यादा। लिस्ट एनी 6 स्टेट लेवीज विच आर सब्ज्यूम जीएसटी। आपको बतानी कौन कौन सी स्टेट ड्यूटीज़ जीएसटी में सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो गई हैं। आपने पढ़ा था अभी, एक तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स के वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स मर्ज हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज हो चुका है। हाँ, जो लोकल बॉडी लगाती है वो नहीं मर्ज हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी एंटरटेनमेंट टैक्स वो मर्ज हो गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स मर्ज हुआ। सीएसटी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लगता था मर्ज हो चुका है। ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय मतलब एंट्री टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय चुंगी लगती थी, वो सब बंद हो चुकी है। परचेज टैक्स बंद हो चुका है और लग्जरी टैक्स भी बंद हो चुका है। नेक्स्ट सेंट्रल लिस्ट यानी 4 सेंट्रल लेवीज, आपको 4 सेंट्रल टैक्स बताने हैं विच आर सब्ज्यूम जो कि मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में, तो आप ये भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है, सर्विस टैक्स बंद हो चुका है, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो सौंदर्य प्रसाधन पे लगती थी वो बंद हो चुकी है। सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ये भी बंद हो चुकी है। स्पेशल सीवीडी स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी बंद हो चुकी है। सीवीडी सेंट्रल सेल्स टैक्स बंद हो चुका है। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस इन सो फार कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स वो सब बंद हो चुका है इन सो फार उस हद तक एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किए जाते थे। तो ये इस फर्स्ट चैप्टर में से यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये आपको काफ़ी ढंग से याद करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम रिवीजन करेंगे, पहले अपन उस चैप्टर से मेन पॉइंट्स रीड कर लेंगे और फिर जो आपका स्कैनर है जिसमें 20 एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं जो अटैम्प्ट में पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं स्कैनर में पर अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जो अटैम्प्ट में क्वेश्चन पूछे गए वो हम रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।